नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम कॉपी में। दोस्तों, आज हम हिंदी के एक ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप उत्तर प्रदेश कांस्टेबल या लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो आप यहाँ से बिल्कुल विश्वास करके आप पढ़ सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि मैं काफ़ी बढ़िया नोट से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और अगर आप चाहें तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी यहाँ से आप मिला सकते हैं, देख सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले ये है कि पहले विश्वास होना ज़रूरी है। कहीं पर भी आप पढ़िए, पहले विश्वास करना आप सीखिए, ठीक है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मेरी वीडियो देखिए, बट अगर आप कहीं पर भी देख रहे हैं ना, तो आप पहले विश्वास करिए कि हाँ, ये आदमी जो है, ये टीचर जो है, ये हमें सही पढ़ा रहा है, गलत नहीं हो सकता। और मैं ये ज़रूर कहूँगा आपसे कि आप एक बार उसे क्रॉस चेक ज़रूर करें अपने प्रीवियस ईयर से मिला करके, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, 15 से 20 मिनट की हमारी क्लास होगी, जैसा कि हमेशा होता है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्याकरण के बारे में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार, अच्छा लगता है हमको भी सब्सक्राइबर जब बढ़ते हैं तो, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन करिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। हाँ, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो आज हम बात करने जा रहे हैं व्याकरण। व्याकरण क्या है, इसका कितना महत्व है, कैसे है कैसे नहीं है, सब कुछ देखेंगे, डिटेल में जानेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि लिपि, ठीक है। तो मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे लिपि कहते हैं। आपको पता होगा शायद, अगर आप मेरी वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो मैंने आपको पहले ही क्लास में आपको लिपि और भाषा में अंतर बताया था कि लिपि में और भाषा में, यानी कि लैंग्वेज में और स्क्रिप्ट में, लिपि को इंग्लिश में स्क्रिप्ट कहते हैं और भाषा को लैंग्वेज कहते हैं। तो इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, वो चीज़ मैंने बहुत बढ़िया से आपको बताया है, आप देख लीजिएगा वहाँ से, ठीक है। फिलहाल आज हम बस इतना ध्यान रखेंगे, लिपि, लिपि क्या होती है। तो बस आप इतना ध्यान रखिए कि मौखिक ध्वनियाँ जो होती हैं, मौखिक ध्वनियाँ, मौखिक ध्वनियाँ, ठीक है, इनको लिखित रूप में, लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए, व्यक्त करने के लिए, एक मिनट, व्यक्त करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं, लिपि कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने अपने मुंह से कहा क, ठीक है, या तो हमने क्या किया, हमने इस चीज़ को, ये जो चिन्ह है ना, हमने इसको अ मान लिया, हमने इसको अ बना दिया, ठीक है। वही हम इसकी बात करेंगे आ, तो हमने इस चिन्ह को, देखिए दोनों चिन्ह हैं सब, बस क्या अंतर है कि लोगों ने क्या किया कि ऐसे करके जब देखा कि इसको अ कह दिए हैं, इसमें एक डंडा खींच दिया जाए, तो हम इसको क्या कहते हैं, आ, ठीक है। तो ये क्या है असल में, ये असल में एक चिन्ह है भाई, ठीक है। दोस्तों याद रखिएगा, ये सब चिन्ह है, ठीक है ना, ये भी चिन्ह है, ई, क, ख, प, ये सब चिन्ह है सब, और कुछ नहीं है सब, ठीक ना। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आगे देखते हैं। आपको पता है इतिहास में एक शासक था अशोक, ठीक है, अशोक। इसने क्या किया था कि ब्राह्मी लिपि का इसने प्रयोग किया था, ब्राह्मी लिपि का इन्होंने प्रयोग किया था, ब्राह्मी लिपि का, ठीक है, अशोक ने, ठीक है। और देवनागरी लिपि जो है, देवनागरी लिपि
इस लिपि का प्रयोग हम हिंदी में करते हैं, गुजराती में करते हैं, मराठी में करते हैं और संस्कृत में करते हैं। मतलब ये है दोस्तों कि अशोक जो थे इन्होंने ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया था। अपने उनके जो लेख हैं अशोक के, जो उनके इंस्क्रिप्शंस हैं वो हमें जो प्राप्त हुए हैं वो ब्राह्मी लिपि में प्राप्त हुए हैं। ठीक है। अच्छा, तो और देवनागरी लिपि जो है, इसमें देवनागरी लिपि में क्या क्या लिखा जाता है? एक तो हिंदी लिखा जाता है, लेकिन हिंदी क्या है? हिंदी एक भाषा है। ये चीज़ मैंने पहले वीडियो में बता दिया है, फिर भी बता रहा हूँ। हिंदी क्या है? हिंदी एक भाषा है। गुजराती क्या है? भाषा है। मराठी क्या है? भाषा है। संस्कृत क्या है? भाषा है। लेकिन इनको लिखा किस लिपि में जाता है? तो देवनागरी लिपि में। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। देखिए, डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना के अनुसार देवनागरी लिपि का प्रथम प्रयोग जो है वो गुजरात का एक शासक था, जयभट्ट। ठीक है, उसके शिलालेख में हुआ है। ठीक है, तो ये नाम लिख लीजिए, डॉक्टर द्वारिका प्रसाद द्वारिका प्रसाद सक्सेना सक्सेना। ठीक है, द्वारिका प्रसाद सक्सेना के अनुसार देवनागरी का प्रथम प्रयोग प्रथम प्रयोग कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है गुजरात के शासक क्या नाम था इनका? जयभट्ट। टाइम ऑफ ड्यूरेशन लिख लीजिए, 700 से 800। ये ईस्वी की बात है। ठीक है, यानी कि आज से तकरीबन 1000-1200 साल पहले की बात है ये। ठीक है, जयभट्ट के जो शिलालेख थे, शिलालेख में मिला है। शिलालेख का अर्थ दोस्तों ये होता है, शिलालेख जो है ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। ठीक है, एक तो शिला जिसका अर्थ होता है पत्थर जो कि अचल हो। ठीक है, और लेख मतलब लिखना, यानी कि पत्थर पर जो लिखा गया उसको शिलालेख कहते हैं। अब मान लीजिए कि ब्राह्मी लिपि है। ठीक है, मान लीजिए ये ब्राह्मी लिपि है। ठीक है, ब्राह्मी लिपि। तो बस ध्यान रखिए, ऐसे कोई बहुत ज़रूरी नहीं ये पॉइंट है। अभी जो पॉइंट आएगा मैं बताऊंगा आपको, लेकिन फिर भी ध्यान, जिस मान लीजिए कि ऐसे बना हुआ है, ऐसे है। ठीक है, फिर ऐसे है तो इसको हमने आ कह दिया। ये ब्राह्मी लिपि में इसको अ कह दिए, इसको आ कह दिए, इसको ई कह दिए। ठीक है, फिर इसको बड़ी ई कह दिए। लेकिन अगर हम देवनागरी में जो प्रयोग करेंगे, देवनागरी, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? इसमें हमने अपने चिन्हों को बदल दिया। भावना वही है लेकिन चिन्ह बदल गए, अ आ ई ई। ठीक है, अर्थ समझ रहे हैं आप लोग कि ब्राह्मी लिपि में हम बात करेंगे इन चिन्हों की। ठीक है, लेकिन देवनागरी लिपि में हमने इन चिन्हों का प्रयोग कर लिया। ठीक है, एक पॉइंट है यहाँ पर, संस्कृत, ये प्रश्न आता है। ठीक है, संस्कृत कैसी भाषा है? कैसी भाषा है बताइए? तो दोस्तों संस्कृत जो है वो श्लिष्ट योगात्मक है। श्लिष्ट
योगात्मक, इस चीज़ को बहुत विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। योगात्मक, ये प्रश्न पूछा जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब आगे चलिए देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि हिंदी, अब हमने संस्कृत में तो देख लिया हमने। ठीक है, एक मिनट, इसको इसी पेज पर समझाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए संस्कृत कैसी है, तो संस्कृत जो होती है वो श्लिष्ट योगात्मक होती है, यानी कि उसमें गैप ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि राम, रावण, हाथवन, एक जैसे मान लीजिए बात है। ठीक है, राम, रावण, हाथवन, हाथवन। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा अंतर नहीं दिखाई दे रहा है। अंतर का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा इसमें गैप नहीं दिख रहा है। राम, रावण, हाथवन, बस इतने में अपना बात कह दिया। क्यों? क्योंकि ये योगात्मक है, ये सब आपस में जुड़े होते हैं, सब चिपके होते हैं आपस में। ठीक है, जो कारक जो चिन्ह होता है वो सब आपस में सब चिपका होता है। लेकिन वही अगर हम बात करेंगे हिंदी की, हिंदी, हिंदी की बात करेंगे, ये तो संस्कृत की बात हो गई। तो हिंदी कैसा है, कैसी भाषा है? तो ये वियोगात्मक है। मतलब अब देखिए, अब इसी राम, रावण, हाथवन को मैं कैसे अलग कर दूंगा, देख लीजिए। थोड़ा सा इसको इधर कर दें। अब इसी को मैं कैसे वियोग करूंगा, देखिए अलग अलग। राम ने रावण को मारा, समझ रहे हैं? राम ने रावण को मारा है। ठीक है, अब देखिए दोनों में बातें वही हैं, लेकिन इसमें आपको संस्कृत में आपको जो कारक जो चिन्ह है, जैसे ने हो गया, को हो गया, है हो गया, ये सब कारक चिन्ह तो हैं, ये आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन इसमें कारक चिन्ह क्या असल में नहीं होता है, होता है, लेकिन ये सब दिखता नहीं है। जैसे इसका भी अर्थ तो वही हुआ ना कि राम ने रावण को मारा, इसका भी अर्थ वही हुआ, राम ने रावण को मारा। लेकिन ये चूंकि वियोगात्मक है तो हमने पूरा खोल करके लिख दिया, ये योगात्मक है तो हम चिपका चिपका के सब लिख दिए हैं। ठीक है, यही चीज़ है। अब जैसे देखिए कि व्याकरण का हम परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा इसकी क्या होती है? तो दोस्तों देखिए, इसकी जो परिभाषा होती है वो होता है कि व्याकरण वह शास्त्र या साधन है जिसके द्वारा भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ने, लिखने व बोलने का ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, यानी कि व्याकरण वह साधन है, वह साधन है, वह साधन है जहाँ पर, जिसके द्वारा भाषा को, जिसके द्वारा भाषा को शुद्ध रूप से, शुद्ध रूप से लिखने, पढ़ने, लिखने, पढ़ने और बोलने, बोलने का ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि अशुद्धता कहाँ से होता है? आप कभी सोचे हैं कि अशुद्धता कहाँ से पैदा होने लगती है? तो अशुद्धता दोस्तों वहाँ से पैदा होती है ना जहाँ से हम उच्चारण जो है, एक मिनट, उच्चारण जो होता है ना, जब हम गलत गलत करने लगते हैं। जैसे मान लीजिए कि पहले हम ये देखते हैं अशुद्धता। अशुद्धता कहाँ से आती है? तो उच्चारण से। कैसे? जैसे मान लीजिए हमने कहा स, किसी ने कह दिया श,
किसी ने मूर्धन्य वाला स कह दिया। तो देखिए, अगर हमको सिर्फ लिखना है, सिर्फ, तो कुछ लोग कहेंगे सिर्फ, देख रहे हैं, और ये क्या हो गया, सिर्फ। दोनों बोलने में लगभग एक ही जैसा है, लेकिन हमें बोलना अगर असल में ये है, ये वाला सिर्फ, ये वाला बोलना है, लेकिन हम बोल रहे हैं सिर्फ, तो देखिए अशुद्धता आगे की नहीं आ गई, फिर सिर्फ, अशुद्धता आगे की नहीं आ गई। तो यानी कि इसका अर्थ ये हो गया कि उच्चारण की वजह से ही अशुद्धता आती है। ठीक है, उच्चारण अगर आपका सही है, शुद्ध है, बढ़िया है, तो लोगों को सुनने में भी बढ़िया लगेगा और आप बोलेंगे भी तो बढ़िया लगता है। ठीक है, तो इस अशुद्धता को, चलिए इस पेज पर बता देते हैं आपको, इस पेज पर। तो इसी अशुद्धता को ठीक करने के लिए, अशुद्धता को ठीक एक मिनट को ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, क्या है ये, तो पहले हम करेंगे वर्ण विचार। वर्ण विचार मतलब वर्णों पे विचार करेंगे। ठीक है, फिर शब्द विचार, वर्ण विचार, फिर शब्द विचार, फिर वाक्य विचार। वाक्य विचार मतलब कोई वर्ण है, भाई देखिए ये एकदम इसी क्रम में बनता भी है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि कोई वर्ण है, जैसे मान लीजिए कि क, ये एक वर्ण हो गया। ठीक है, तो ये शब्द कब बनेगा, जब कई वर्ण जब मिलेंगे तब शब्द बन जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कर, क के साथ हमने र लगा दिया, कर हो गया, तो ये शब्द बन गया। ठीक है, अब ये वाक्य कब बनेगा, काम कर, काम कर। ठीक है, काम कर मतलब ये पूरा एक वाक्य हो गया। काम कर मतलब एक पूरा वाक्य हो गया। जैसे हम नहीं कहते किसी को कि काम करो, ऐसे समझ लीजिए कि काम करो, ये पूरा वाक्य हो गया। तो हम इन तीनों पर विचार करेंगे, पहले वर्ण विचार, वर्णों पर विचार करेंगे, फिर शब्द पे करेंगे, फिर वाक्य पे करेंगे। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि भाषा जो होती है, वो पहली बात ये है कि वो तो सार्थक होनी चाहिए, सार्थक। अब जाहिर सी बात है कि अगर भाषा सार्थक नहीं है तो निरर्थक हो गई, तो फिर वो पता कहाँ से चलेगा, समझ रहे हैं भाई। भाषा को सार्थक होना चाहिए, मगर सार्थक नहीं है भाषा, तो उसका मतलब फिर मतलब क्या निकला, कुछ नहीं निकला। अब जैसे मान लीजिए कि मैं लिख रहा हूँ लमक, लमक, इसका कोई अर्थ है, नहीं है, अर्थ नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर इसी लमक को मैं ऐसे लिख दूँ कमल, अब देखिए वर्ण वही हैं सब, लेकिन बस वर्णों को मैंने इधर उधर कर दिया है, तो इसका इसका अर्थ है, इसका अर्थ है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि सार्थक ध्वनि होना जरूरी है। ओके, देखिए व्याकरण की जो उत्पत्ति हुई थी, व्याकरण की उत्पत्ति, व्याकरण की उत्पत्ति, उत्पत्ति जो हुई है ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इम्पोर्टेंट तो वैसे दोस्तों देखिए सब होता है, लेकिन अगर जहाँ पे स्टार बन जाता है ना, तो उसको थोड़ा सा विशेष रूप से देख लिया करिए। ठीक है, वो क्री धातु से हुई है, क्री धातु से, क्री धातु से। ठीक है, संस्कृत कैसी भाषा है मैंने बता ही दिया, श्लिष्ट योगात्मक है। संस्कृत ऐसे लिख लीजिए, संस्कृत, और यहाँ पे हिंदी लिख लीजिए। तो ये श्लिष्ट योगात्मक और ये
वियोगात्मक हिंदी, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब हम वर्ण को देख लेते हैं कि वर्ण क्या होता है। वर्ण क्या होता है? तो वर्ण दोस्तों देखिए, जिसका और ज़्यादा टुकड़ा ना हो सके, टुकड़ा न हो सके, मतलब कैसे? जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ र, ठीक है। र छोड़िए, पहले राम हम लिखते हैं, राम। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान ये रखना है कि ये राम जो बना है वो र, ठीक है, प्लस आ प्लस म, यहाँ से बना है ये। और ये अ जो है ये अ प्लस अ से बना है। ठीक है। तो अब हमें अब पता चल गया कि राम में कितने वर्ण हैं, 1 2 3 4, इसमें 4 वर्ण हैं। ठीक है। तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि ये जो र शब्द है, र शब्द कह रहा हूँ, र वर्ण जो है, क्या इसका और टुकड़ा संभव है? नहीं, इसका और टुकड़ा नहीं हो सकता, इसे ही वर्ण कहते हैं। ठीक है। और जिसका टुकड़ा होना संभव होगा वो शब्द में आ जाएगा। ठीक है। तो इसकी परिभाषा आप क्या लिखेंगे कि वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े संभव नहीं है वर्ण कहलाता है। ठीक है। अब लगे हाथ अक्षर को देख लेते हैं। अक्षर क्या होता है? वर्ण को देख लिए, अक्षर देख लेते हैं। अक्षर क्या होता है? तो 2 या 2 से अधिक मूल ध्वनि से मिल करके बनता है ये। ठीक है। 2 या 2 से अधिक मूल ध्वनियाँ, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, मूल ध्वनियाँ होनी चाहिए, मूल ध्वनियों से मिलकर बनता है। ठीक है। इसको अक्षर कहते हैं। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे स्वर की। और स्वर की जो हम बात करेंगे वो हम अगली क्लास में करेंगे। अब हमारा जो सेक्शन है वो हम स्वर देखेंगे, फिर व्यंजन देखेंगे, फिर उसके बाद संधि वंधि को पढ़ेंगे हम। ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्लास चलती रहेगी और कंटिन्यू आप लोगों को जो वीडियो है वो मिलता रहेगा। और प्लीज़ दोस्तों, अगर आपने विश्वास किया है तो विश्वास करिए कि आप लोगों का विश्वास टूटेगा नहीं। ठीक है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलता हूँ फिर मैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।